निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देख रहे हैं 3 विषम संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या है, नहीं होगा। एक सम संख्या और विषम संख्या का अंतर एक सम संख्या है, हो सकता है, नहीं हो सकता है। दो सम संख्या और एक सम संख्या का योगफल एक सम संख्या है, बिल्कुल हो सकता है, होगा। प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राम बिंदु के खेल प्रतिरूप इत्यादि के प्रयोग को सहायता करते हैं। मूलभूत संक्रियाओं को समझने में, स्थानीय समझ की योग्यता में वृद्धि करने में, संख्याओं को तुलना का बोध करने में, परिक्रात्मक कौशल के संदर्भ में। तो आपका दूसरा हो जाएगा स्थानीय समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए, क्योंकि प्रतिरूप आदि का प्रयोग विद्यार्थी स्थानीय समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए करता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित का शिक्षण अपेक्षाओं का साथ मेल नहीं खाता है? पूर्ण को अंश के रूप में प्रदर्शित करना तथा सरल भिन्न को व्यवस्थित करना, वर्गीकरण, आंकड़ों में निरूपण का विश्लेषण करना तथा शिक्षा निष्कर्ष निकालना, दैनिक जीवन की तार्किक कार्य प्रणाली तथा गणितीय सोच को बीच संयोजन का विकास। चौथा है मानसिक परिकलन प्रणाली की समस्या संबंधी संक्रियाओं की समझ करने, भाषा और प्रतीक चिन्हों का विकास। तीसरा का हो जाएगा बी, वर्गित आंकड़ों को निरूपित या विश्लेषण करना। वर्गीकृत आंकड़ों को निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षा की पाठ्य चर्चाओं को अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खा रहा है। जब मेल नहीं खाएगा तो आपका आंसर यहाँ पर इसका नहीं हो पाएगा। चौथा देखते हैं, गणितीय शिक्षा का मुख्य ध्येय है ज्यामितीय प्रमेय और परमाणु को स्वतंत्र रूप से सृजन, गणित की शिक्षा समझने में सहायता करना, विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करना, उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना, गणित के प्रतिभाओं का विकास करना। अगर गणित शिक्षा के मुख्य ध्येय बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं को विकास करना होता है, तो आपका चौथा आंसर हो जाएगा गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना, क्योंकि गणित की जो शिक्षा है मुख्य ध्येय रूप से बच्चों को गणितीय प्रतिभाओं का विकास करता है। गणित के पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में अभ्यास के समय समावेशित करने का उद्देश्य विद्यार्थी को आनंद और मस्ती प्रदान करना नहीं हो सकता है। विद्यार्थी को जीवन में बदलाव करना, यह आपका गणित के पाठ्य पुस्तक का कारण तो नहीं है। समय का बेहतर सदुपयोग करना नहीं होगा। ठीक, आपका आंसर हो जाएगा विस्तृत अधिगम एवं अवसर प्रदान करना। गणित के पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों को खंड अभ्यास करने के समावेशित करने का उद्देश्य विस्तृत अधिगम अवसर भी प्रदान करता है। प्राथमिक अवस्था में गणित के रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर निहित है। अधिगम में असंगति को शिक्षण में कमी की पहचानना नहीं होगा और सामान्य त्रुटियों को पहचानना ये भी नहीं होगा। क्रिया प्रणाली की विश्लेषणात्मक प्रतिभाओं को पहला ही हो जाएगा। कह रहा है कि
प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है। अधिगम में असंगति और शिक्षण में कमियों को पहचानना ही है आपका। अधिगम के यानी गणित के अधिगम में असंगति को और शिक्षण की कमियों को पहचानना। देखते हैं कर आशंका अध्यापक अच्छी अध्यापक बनना चाहती है गणित की अच्छी अध्यापिका के लिए उसके पास अच्छा संप्रेषण कौशल बंद अंध वाले प्रंशों का ज्ञान होना चाहिए। गणित विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान समझ और योग्यता होना चाहिए। संख्या पत्ती बीज गणित तथा ज्यामिति का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अगर बिना समय लगे समस्याओं को हल करने की योग्यता होना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल आपका नहीं होगा। देख रहे हैं कि गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से और अवधारणा की समझ और योग्यता होना चाहिए। गणित के अच्छे अध्यापिका बनने के लिए आवश्यक है आशंका को पास गणित के विषय वस्तु वास्तविक जीवन से जुड़ने के लिए ज्ञान होना चाहिए, समझ और योग्यता होना चाहिए। जैसे बच्चों को पानी के बारे में बताया जा रहा है तो बताया जाए बच्चों को पानी जो तुम पानी देखे हो तो बच्चा कहेगा कि हाँ जो भैंस के नहलाते हैं तो हाँ लेकिन तुम पीते के अलग हो नहीं। तो भैंस के जो नहलाते हैं पानी और जो पीते हैं पानी वो एक ही है। यानी पानी को किताब से और वो बच्चे के वास्तविक जीवन से जोड़ने का कार्य किया गया है। जोड़ा जाएगा तो बच्चे को आसानी समझ में आएगा। कह रहा है कि वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका प्रयोग निम्नलिखित में से विकास संवर्धन में होता है। तो देख सकते हैं कि चौथा हो जाएगा गणित में आपका गणना के कौशल एवं गति, क्योंकि हर जगह गणित का गति एक समान नहीं है। वैदिक गणित का प्रयोग गणना के कौशल तथा गणित के विकास संवर्धन में होता है। राष्ट्रीय विकास रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का सक्रिय उद्देश्य है रैखिक बीजगणित के संबंधित दैनिक जीवन में समस्याओं की शिक्षा, संख्यात्मक विकास, बीजगणित पढ़ना, अपरिकलन व मापन पढ़ना। तो 9 का आप देख सकते हैं कि बी हो जाएगा संख्यात्मक कौशल का विकास। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण के सक्रिय उद्देश्य के संख्यात्मक कौशलों का विकास है। ठीक है। एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संख्या के संबंधित संक्रियाओं को करने में सक्षम है तथा बिन संप्रत्यय की संख्या व्याख्या करने में भी सक्षम है वह अवस्था है। तो विभाजनात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था, आरंभिक अवस्था, परिणात्मक अवस्था। तो कौन सा हो जाएगा आपका? दूसरा हो जाएगा दूसरा आपका संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा, क्योंकि संक्रियात्मक अवस्था वो अवस्था है जिसमें बच्चे सभी संख्या संबंधी संक्रियाओं को करने में सक्षम हो जाता है। तभी भिन्नों के समप्रत्यय की व्याख्या करने में बच्चा सफल और सक्षम हो जाते हैं। कह रहा है कि आकृति की इकाई में अध्यापक विद्यार्थियों से
आकृतिक उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र को रचना करने के लिए कहता है। अनुप्रयोग होगा, ज्ञान होगा, समझ एवं बोध होगा, रचना एवं सृजन होगा। तो हम देख सकते हैं कि अध्यापक जो बच्चों को आकृतियों को चित्र में बदलने के लिए, रचना करने के लिए कहता है। तो आपको इसका चौथा हो जाएगा देख सकते हैं चौथा रचना सृजन हो जाएगा। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य विद्यार्थियों को रचना एवं सृजन का बोध कराना है। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों को रचना एवं सृजन का बोध कराना। देख सकते हैं चौथी कक्षा में विद्यार्थियों के लिए अधिगम उद्देश्य दिया गया है। विद्यार्थी दशमलव संख्याओं को, जो कि दशमलव के दौरान स्थानांतरित है, को क्रम में रखने और उनकी तुलना करने में योग्य रखता है। यह अधिगम का उद्देश्य कहलाता है। प्रयत्मक ध्येय हो जाएगा, सुव्यवस्थित ध्येय होगा, सामाजिक ध्येय होगा, विषयात्मक ध्येय होगा। देखेंगे दोस्तों, कह रहा है चौथी कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम उद्देश्य जो है विद्यार्थियों को दशमलव वाली संख्याओं को, जो कि दशमलव को 2 स्थान तक क्रम में रखने और उनकी तुलना करने में योग्यता रखता है। यह अधिगम का उद्देश्य है। तो आपका विषयात्मक ध्येय हो जाएगा, क्योंकि दिए गए अधिगम का उद्देश्य विषयात्मक ध्येय को उल्लेखित करता है, क्योंकि विद्यार्थी के विषय के संकल्पना को समझता है। कक्षा 4 में समिति और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार कौशल उपकरणों की आवश्यकता है? मोतियों की माला, डॉट बिंदु या डॉट पेपर, बिंदु शीट या गिन तारा या द्विमुखी पोर्टल काउंटर। तो कमेंट कर सकते हैं आप। तो आपको हो जाएगा कक्षा 4 में आपका ज्ञान हो जाएगा 2 नंबर, क्योंकि समिति और परावर्तन ज्यामितीय संकल्पनाओं के वृद्धि और विकास के लिए देख सकते हैं कि आपका सुव्यवस्थित ध्येय हो जाएगा। समिति और पर्यावरण 12 का आपका सी हो जाएगा सामाजिक ध्येय। चलते हैं चौथा पे। कक्षा 3 में कक्षा 4 में समिति और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं और वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार
कौशल उपकरणों के लिए सही है। देखते हैं मोतियों की माला, बिंदु से डॉट पेपर, गिनतारा, द्विमुखी पटल, काउंटर। 13 का आपका बी हो जाएगा। समिति और पर्यावर्तन जो होता है वो ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए बिंदु डॉट पेपर के अभाव की आवश्यकता से होता है, तो आपका बी हो जाएगा। 14 के यदि एक शिक्षार्थी संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही तो उसमें से असमर्थता हो सकती है। यदि एक विद्यार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो उसमें से गणितीय अक्षमता यानी कैलकुलिया को हो सकती है, क्योंकि इसमें बच्चे को गणित के समझने में कठिनाई का अभाव होता है। तो सीधे आपका जो आंसर है वो आपका पठन अक्षमता डिसलेक्सिया हो जाएगा। कक्षा 2 में कुछ विद्यार्थियों को हासिल वाले अंकों में संख्या के जोड़ में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या का कारण है गणित में रुचि का अभाव होना, अंकित मान और स्थानीय मान में अंतर का समझना होना, शून्य की महत्व की समझ का अभाव या पुनर्समूहीकरण। तो पुनः समूहीकरण इस समस्या का जो प्रमुख कारण है पुनः समूहीकरण का प्रक्रिया का समझ का अभाव, यानी चौथा आपका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट। प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है। उसमें अवधारणाओं को परिचय संदर्भ के द्वारा दिया जाना चाहिए। इसमें केवल बहुत से अभ्यास होना चाहिए जिससे कि यथासंभव अभ्यास की जा सके। वह आकर्षक और रंगीन होना चाहिए। वह मोटी और बड़ी होनी चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर गणित की जो पाठ्य पुस्तक है महत्वपूर्ण विशेषता, उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भ के में होना चाहिए, यानी इसका पहला आंसर सही है। इसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा होता है। वैन के ज्यामिति के अनुसार विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकरण कर सकते हैं। वे हैं स्तर विश्लेषण, स्तर 1 विश्लेषण, स्तर 2 अनौपचारिक निगमन, स्तर 3 औपचारिक निगमन और स्तर 0 मानसिक निगमन। तो मानसिक स्तर 0 मानसिक चित्रण हो जाएगा, क्योंकि वैन के ज्यामितीय स्तर के अनुसार आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकरण करना स्तर 0 मानसिक चित्रण के अंतर्गत आता है। यदि एक विद्यार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाओं संपन्न करने में समर्थ है तो वह विद्यार्थी है विभजनात्मक अवस्था में, उत्पादन अवस्था में, संक्रियात्मक अवस्था में, परिणात्मक अवस्था में है। तो आपका आपका 3 हो जाएगा औपचारिक, सॉरी, यदि एक विद्यार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं को चारों आधारभूत संक्रियाओं के करने में संपन्न है,
समर्थ है तो वो संक्रियात्मक अवस्था में हो गई, यानी इसका आंसर 3। संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाओं करने में समर्थ हो जाता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। तो उच्चतर गणित होगा, गणित के अमूर्त जानना, गणित कक्षा कक्ष में पढ़ाई को विद्यार्थियों को दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना, विद्यार्थियों को गणित के अंतर्राष्ट्रीय मापदंड में सहायता करना। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, कक्षा कक्ष में पढ़ाई गई विद्यार्थियों को दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना। जैसे गणित में जो पढ़ाया जा रहा है तो बच्चों को भी बताया कि जैसे 4 रुपये का सामान खरीदा और 4 रुपये का और खरीदेगा तो 8 रुपये हो जाएगा, यानी जिंदगी के जो कोई बच्चा सामान व्यवहार खरीद रहा है तो उसके बारे में भी बताया जाना चाहिए। अध्यापक को कक्षा कक्ष में 4 के 36 टाइल और उन्हें सभी संभव आयतों को व्यवस्थित करने के लिए कहा गया है। इस क्रियाकलाप द्वारा निम्नलिखित में से कौन से संकल्पनात्मक को संबोधित नहीं करता है? आपका गुणनफल हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, आयतन हो जाएगा और गुणनखंड हो जाएगा। कौन होगा इसमें से? तो हम देखते हैं, इसका आंसर गुणनफल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? गुणनफल। क्योंकि इस क्रियाकलाप द्वारा आयतन की संकल्पनाओं को इस क्रियाकलाप द्वारा आयतन की संकल्पनाओं को संबोधित नहीं किया जा सकता, क्योंकि 36 टाइल को संभव आयतों में व्यवस्थित करने पर छात्र केवल गुणनफल, क्षेत्रफल, गुणनखंड की सब संकल्पना को ही बेहतर तरीके से समझ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का सबसे महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? पंक्तिबद्धता, गणना, अंक लिखना, संरक्षण। तो आपका संख्या का जो महत्वपूर्ण पहलू है वो संरक्षण करना होता है, क्योंकि निम्नलिखित में से संख्या का जो महत्वपूर्ण पहलू जो पंक्तिबद्धता है ये है, गणना करना ये, अंक लिखना है ये। लेकिन आप जब नहीं कर रहा है तो नहीं में संरक्षण करना बेहतर आंसर बढ़िया अच्छा तरीके से आपका तैयार हो जाएगा। करे अशिक्षित दुकानदार को गणित को उपयोग किए जाने के लिए सभी गणित समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी है। में अस्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता है कि संबंध समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीतिक रूप में कक्षाओं में शिक्षकों को द्वारा चर्चा की जाना चाहिए। गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है। देखते हैं सी जो इसका आंसर हो जाएगा कि संबंध समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रूप से रणनीतिक रूप में कक्षाओं को शिक्षक को चर्चा करना चाहिए। एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों को विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए? एक ही कक्षा में सभी बच्चों को समूह करके रखना चाहिए। अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर ताकि वो एक दूसरे से सीख सकें। कक्षा क्षमता वाले बच्चों के अनुसार कक्षा में प्रश्न हल करके उच्च क्षमता वाले बच्चों को जटिल प्रश्न गृह कार्य देकर। 23 के जो आपका बी आंसर आपका हो जाएगा, अलग अलग क्षमताओं वालों को बच्चों को एक साथ में बैठाने पर बच्चा
एक दूसरे से भी सीख सकते हैं। गणित में सीखने के लिए प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि विभिन्न शैक्षिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए, बच्चों को हासिल करने की जाने वाले कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित की जाए, वर्ष के अंत में बच्चों को तैयार किया जाए, गणना के लिए बच्चों को लघु विधियाँ बताई जाए। तो आंसर आपका हो जाएगा बच्चों के द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार में दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। निम्नलिखित कक्षा में कौन सा कार्य एक विधि नहीं है? बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती वचन बच्चों द्वारा श्यामपट्ट से नकल करना, बच्चों को अन्वेषण में लगाना, बच्चों को समझाते हैं कि प्रश्न पत्र कैसे हल करते हैं। तो आपका जो आंसर बच्चों को अन्वेषण में लगाना, बच्चों को कविता के रूप में गिनती करना नहीं होगा, बच्चों द्वारा श्यामपट्ट से नकल करना नहीं होगा, शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न पत्र कैसे होते हैं कक्षा में, तो ये नवी नहीं होगा। बच्चों को अन्वेषण में लगाना, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, गणित हर कोई सीख सकता है, गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जाता है, गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है। तो नहीं, गणित जो है वो हर कोई सीख सकता है, बड़ा छोटा अमीर गरीब सब कोई सीख सकता है। पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की जिसमें समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया। त्रिभुज को भुजाओं को संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। उपयुक्त परिस्थिति में शिक्षक ने प्रयोग किया निगमन विधि, आगमन विधि, प्रयोगशाला विधि, आगमन विधि। देख सकते हैं कि आपका निगमन विधि हो जाएगा, व्याख्यान विधि हो जाएगा, प्रयोगशाला विधि हो जाएगा, तो आगमन विधि हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर उत्तर में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार शिक्षक ने एक शीट वितरित की जिसमें समकोण वाले त्रिभुजों खींचे गए। बच्चों को त्रिभुज की भुजाओं के संबंध में खोजने के लिए कहा। उपयुक्त परिस्थिति में शिक्षक ने प्रयोग किया कि आगमन विधि बिल्कुल सही रहेगा बच्चों को लिए।